इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2022 के सेलिब्रेशन में मुदिता योग के द्वारा जो लेक्चर सीरीज हो रही है उसमें आज हमारे साथ श्रीमती सोनल संघानी जी हैं जो राजकोट से बिलोंग करती हैं, प्रोफेशनल योग टीचर हैं और योग में डिप्लोमा और वाईसीबी की लेवल 2 की एग्ज़ाम दी हुई हैं और प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी तरह से वो योग सिखा रही हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि आसनों का मैकेनिज्म क्या है, ये उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोनल बेन से विनती करूंगा कि वो अ, आसनों के मैकेनिज्म के विषय में बात को हमारे सामने रखें। सोनल बेन। थैंक यू सो मच सर। हरिओम सभी को। आज हम आसनों के मैकेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आसनों में एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आसनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्लासिकली अगर देखा जाए तो आसनों का मतलब होता है सिटिंग कंडीशन, स्टेडीनेस और बॉडी और माइंड में स्टेडीनेस और कंफर्ट का होना जरूरी होता है, उसे आसन कहा जाता है, जो स्मूथ मैनर में होना चाहिए। किसी भी पोज को हम आसन नहीं कह सकते। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में आसनों को तीसरा स्थान दिया गया है। जब हम आसन को स्मूथ और स्टैटिक वे में करते हैं तो हमारे फेशियल मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है और चेहरे पर शांति स्थापित हो जाती है। आसनों को अगर कुछ सेकंड के लिए भी मेंटेन किया जाए तो वो शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करते हैं और व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है। आसनों की लंबी स्टैटिक कंडीशन हमें धीरे धीरे प्राणायाम और ध्यान की तरफ ले जाती है। अब हम महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई 3 महत्वपूर्ण व्याख्याओं को देखेंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ आसन, ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्ट्स और साथ साथ थोड़ा मैकेनिज्म भी शामिल है। सबसे पहले जो व्याख्या है वो है स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि योग सूत्र में 56 नंबर की जो श्लोक है उसमें ये व्याख्या दी गई है, स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब ये सूत्र हमें मुख्य विशेषता के बारे में विचार देता है और कहता है कि आसन जो स्थिर और आराम में योगदान देता हो वही आसन है। यहाँ स्थिरता का मतलब केवल शरीर की स्थिरता नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों की स्थिरता है। यदि हम आसन में स्थिर रहते हैं और तो भी हम अलग अलग तरह के सेंसरी इनपुट्स के द्वारा अगर मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आसन नहीं है। अगर शरीर और मन दोनों को एक साथ स्थिर होना इसमें जरूरी होता है। ये भी नहीं है कि शरीर की कोई भी स्थिति या पोस्चरल कंडीशन को प्राप्त करना आसन हो गया। यहाँ आसन का मतलब किसी पोस्चरल पैटर्न, पर्टिकुलरली इन सिटिंग कंडीशन, जो फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता हो वही आसन है, क्योंकि इसे बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी होता है, ध्यान, धारणा और समाधि के लिए। प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापति ध्यान, ये दूसरा सूत्र है महर्षि पतंजलि का, योग सूत्र में 47 नंबर का। ये सूत्र हमें उपयुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में निर्देश देता है। प्रयत्नों में शिथिलता और अनंत पर चिंतन, ये 2 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग है। दूसरे शब्दों में आराम की स्थिति या आसन को इजीली मेंटेन करने से मन के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा और शरीर में कम से कम अशांति रहेगी। मन को किसी भी सेंसरी इनपुट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है और इसीलिए मन को एक जगह पर स्थिर किया जाता है, जो कि आगे विचार की प्रक्रियाओं को कम करता है और मानसिक गतिविधियों को भी कम करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आसन के अनुकूल हो जाता है या फिर उसमें स्थापित हो जाता है तो उसमें कॉन्शियसनेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहता है या फिर नहीं के मतलब रहता है। जब अवेयरनेस
को अनंत की ओर, इंफिनिटी की ओर ले जाया जाए तो इससे कोई सूचना आने की संभावना नहीं होती है। इस तरह पोस्चरल पैटर्न को ब्रेन के लोअर सेंटर्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मैं कुछ पीपीटी के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। जाता है, यानी कि हमारी जानकारी के बाहर ही हमारे पोस्टर्स मेंटेन होते हैं। जैसे हम किसी योग आसन कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस नहीं जाता है। हेलो, अगर हम किसी भी पोस्चर को मेंटेन करते हैं तो हमारी जानकारी के बाहर ही हमारा पोस्चर मेंटेन होता है। और इसी तरह से बिना हमारी अवेयरनेस के शरीर काम कर रहा है। शुरुआत में ये काफी कठिन होता है, लेकिन ब्रेथ अवेयरनेस के द्वारा आसनों को मेंटेन करने में मदद मिलती है। और यहाँ पे प्राण धारणा का भी विषय है। सांस को आने और जाने वाले प्रवाह में शामिल होकर अवेयरनेस के कारण हमें किसी भी तरह की बॉडी डिस्कम्फर्ट को भूलने में मदद मिलती है और आसन को फाइनल पोज में मैक्सिमम रिलैक्स होने में मदद मिलती है। इस तरह से प्रयत्नों को शिथिल करना, प्रयत्नों की शिथिलता, एफर्टलेसनेस, एब्सेंस ऑफ टेंशन, मिनिमम मस्कुलर एक्टिविटी और एब्सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस ही आसनों की विशेषता है। अब हम तीसरे महर्षि पतंजलि के तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो श्लोक है वो है ततो द्वंद्व विघातः। यहाँ पे ये जो बताया गया है वो आसनों का परिणाम बताया गया है। जब ऊपर दिए गए संदिग्ध का पालन, किस तरह से सिद्धांतों का पालन किया जाए, ये हमें बताया गया है। हमारे शरीर में दो तरह की न्यूरल इम्पल्सेस होती है, जिसे हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कह सकते हैं। जब हमें अपने एल्बो जॉइंट को मोड़ना होता है यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयरिंग कुछ काम नहीं कर रहा है, वो आगे की स्लाइड नहीं आ रही है ना। अगर हमें अपने एल्बो जॉइंट को बेंड करते हैं तब दो चीजें एक साथ होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइसेप्स। और एल्बो जॉइंट को स्मूथली स्ट्रेच करने में इससे मदद मिलती है। तो यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ होती है जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कह सकते हैं। ये मैकेनिज्म बताया गया है शरीर का कि दो तरह के फोर्स है हमारे बॉडी में जिसमें समन्वय हो जाता है आसनों के दौरान। दो विपरीत की क्रियाएं एक दूसरे के समन्वय में चल रही है, तो ये दो अपोजिट टाइप के फंक्शंस भी शरीर में कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। तो अगर आसनों को प्रॉपर वे में किया जाए तो
there should be no clash between these internal opposite mechanism. इस तरह के opposite mechanism में किसी भी तरह की clash नहीं रहेंगी, कोई द्वंद्व नहीं रहेगा और आसानी से शरीर की सारे systems के बीच coordination बना रहेगा। हम जानते हैं कि आसन की क्रियाविधि में सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करती है और यहाँ पे CNS में पोस्चर को बैलेंस बनाए रखने के लिए लॉर्ड सेंटर्स ऑफ इंटीग्रेटर्स उपयोग में आता है। ये केंद्र मैंड्यूला में पोन्स में मिड ब्रेन में स्थित होता है। पोस्चर को बनाए रखने के लिए हमारी जानकारी के बाहर कई तरह के रिफ्लेक्सेस होते रहते हैं। लॉर्ड सेंटर्स जो कि हमारे मिड ब्रेन में होते हैं, इसके और इसका जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है वो हमारे मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स और पैरों के तलवों में जो प्रोप्रिएटर्स स्थित होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होता है। पोस्चरल रिफ्लेक्सेस और मसल टोन को लोअर सेंटर्स के द्वारा इंडिपेंडेंटली और एफिशिएंटली नियंत्रित किया जाता है, भले ही वो कॉर्टेक्स के उच्च केंद्र में शामिल ना हो। शरीर या मन की और कोई भी वॉलंटरी एफर्ट हायर सेंटर्स की एक्टिविटी को दर्शाता है जो लोअर सेंटर्स पर हमेशा हावी रहता है। यानी कि हमारी इच्छा शक्ति और हमारे शरीर के जो कार्य है वो हमारे ब्रेन के हायर सेंटर्स को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और जो सेंसेस आते हैं, रिफ्लेक्सेस आते हैं, वो हमारे मिड ब्रेन को, पोन्स को, मेडुला को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति हमेशा ही इस लोअर सेंटर्स पर हावी रहती है। ये लोअर सेंटर्स की यूजुअल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता रहता है और मोटर इंपल्सेस को सीधे स्केलेटल मसल्स में भेजता है और वॉलंटरी फोर्स के व्यक्ति झुकने या स्ट्रेच लिमिट को पार करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम अगर कोई आसन हम कर रहे हैं और हम फाइनल कंडीशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा और स्ट्रेच करके हम अपने हाथों को पांव तक पहुंचा दें। तो ये जो है वो इच्छा शक्ति और शारीरिक क्रिया है जो हमारे अपर ब्रेन को दर्शाती है, जिससे स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी हो सकते हैं। जो शरीर में अधिक तनाव और झटके पैदा कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे मसल्स में स्थित जो मसल स्पिंडल्स होते हैं उसमें ये रिफ्लेक्स आते हैं। सच रिफ्लेक्स जो है वो हमें मसल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, यहाँ से आगे न जाने की सूचना देता है और अधिक तनाव और झटके भी पैदा कर सकता है। ये हमारे सामान्य अनुभव है कि हम जब कभी भी योगा शुरू करते हैं, कभी भी नए आसन की शुरुआत करते हैं या इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों तक मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स में थोड़ा सा हार्डनेस लगती है और फाइनल पोज तक पहुंचने के लिए व्यक्ति थोड़ा और स्ट्रेच लेना चाहता है। शुरू में जब ये स्ट्रेच हम बढ़ाते हैं तो मसल्स और जॉइंट्स इतनी लचीली नहीं होती है, इसलिए अपना रेजिस्टेंस दिखाती है। तो ये इसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में इच्छा और सेंटर्स पर प्रमुख भूमिका होती है। हायर सेंटर्स के इन्फ्लुएंस में आकर ही व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति करता है। ये एक्टिव स्ट्रेचिंग जो ओवरबेंड या ओवरस्ट्रेच कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित मसल्स, जॉइंट्स या टेंडन्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। सेकेंडली, व्यक्ति को हमेशा मस्कुलर टेंशन, एब्डोमिनल मसल्स में कभी-कभी खिंचाव या इधर-उधर थोड़ी परेशानी या बेचैनी लगती है, तो ये इसी का परिणाम है। लेकिन जैसे कोई अभ्यास में आगे बढ़ता है तो और आसनों के परफॉर्मेंस में जब इम्प्रूवमेंट आता है तो ये फीलिंग धीरे-धीरे गायब हो जाती है और जब व्यक्ति बिना किसी परिश्रम के इसका अभ्यास आसानी से कर सकता है और आसन फाइनल स्टेज में होल्ड करने का समय भी धीरे-धीरे उसका इंक्रीज हो जाता है, तो ये पोजीशन को आसनजय की
अवधारणा दी जाती है। यहाँ व्यक्ति बहुत ही आसानी और आराम से आसन का अभ्यास करता है और लंबे समय तक स्थिर भी रह सकता है। आसन को बहुत ही धीमे-धीमे और सहज तरीके से करना होता है और इसके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने की प्रक्रिया भी बहुत ही धीमी होनी चाहिए ताकि मसल्स को और हमारे जॉइंट्स को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन होता ये है कि कुछ लोग आसन को व्यायाम के रूप में देखते हैं और फास्ट एक्सरसाइज के रूप में इसे करते हैं। इस तरह के रिपीटेड और फास्ट एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक अभ्यास के रूप में भी किया जाता है और इसे कंटिन्यूसली जारी भी रखा जाता है। तो आसन के जो लाभ है वो उसमें मिलना शक्य नहीं है नेचुरली। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस रिजल्ट भी डिफरेंट ही आते हैं। आसन के अंतिम चरण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब अपने स्वैच्छिक प्रयास करता है या बलपूर्वक वहां पर पहुंचने का प्रयास करता है तो मसल्स और जॉइंट को एक्टिवली स्ट्रेच होना पड़ता है और तब ये जो एक्टिव स्ट्रेचिंग है वो नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाती है कभी कभी और मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के परिणाम स्वरूप जो मसल्स है वो ज्यादा एक्टिवली स्ट्रेच हो जाते हैं और जॉइंट्स भी अपना रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। ऐसे में हैवी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जब रिपीटेडली हो तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं है। ये इसे हम योगासन नहीं कह सकते। यहाँ मसल्स एंड जॉइंट्स में टेंशन बढ़ती है और इसे महसूस भी किया जा सकता है। अगर आसनों में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कभी भी अगर सीवियर हो जाए तो यहाँ पर पेन और टेंशन भी बढ़ सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्टिविटी ब्लड सर्कुलेशन पर और रेस्पिरेशन पर भी एक्स्ट्रा लोड डालती है और इससे ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की भी मांग बढ़ जाती है। इस डिस्टर्बेंस के कारण व्यक्ति को जल्दी ही अपना आसन छोड़ना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आइसोटोनिकली या आइसोमेट्रिकली भी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज की तरह अगर हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तब ये अभ्यास जब किया जाए तो हमारी हार्ट रेट 32% ओवर द लिमिट बढ़ जाती है और इस तरह से इसके परफॉर्मेंस से कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी बोझ बढ़ जाता है और तभी हार्ट रेट भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि आ सकती है। कभी-कभी आसनों को फ्री मूवमेंट की तरह आइसोटोनिक एक्सरसाइज के रूप में भी किया जाता है, जहां पर प्रत्येक आसन को 3-4 बार दोहराया जाता है और यहाँ जर की मूवमेंट भी दी जाती है। यहाँ पर जंप और जर्क बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं होता, कोई समय नहीं होता है और ये भी योग नहीं है, ये कोई आसन नहीं है। और इस तरह के आइसोटोनिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ यौगिक लाभ बहुत डाउटफुल है। भले ही शरीर के स्टेमिना इंप्रूव हो, लेकिन योगाभ्यास के दरमियान जो मानसिक स्थिरता आनी चाहिए वो इसमें नहीं मिलती है। इस तरह के अभ्यास के दौरान अधिक गर्मी पे पैदा होती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसके ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मॉडरेट मस्कुलर एक्टिविटी में मसल्स में होने वाले केमिकल चेंजेस के साथ साथ तालमेल के साथ भी 2 लीटर प्रति मिनट तक की भी ऑक्सीजन की एक स्टेडी सप्लाई को बनाए रखा जा सकता है। बल्कि इंटेंसिव एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी एक्सपेंडिचर या ऊर्जा व्यय इस वजह से बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब मांसपेशियां ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के बिना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब
लैक्टिक एसिड का अधिक उत्पादन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में जब जमा हो जाए तो मांसपेशियों में टेंशन बढ़ जाता है और इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ऑक्सीजन की खपत को कम करने के लिए जब हम एक्सरसाइज को छोड़ते हैं या कोई भी एक्टिव एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज जब हम कर लेते हैं, तब एक्सरसाइज के पूरा करने के तुरंत बाद हमें अधिक सांस लेनी पड़ती है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, ज्यादा मात्रा में सांस लेनी पड़ती है, हमारी सांसें फूलने लगती है। यही कारण है कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से श्वास की गति तब बढ़ जाती है। तो ये हमने आसनों के थोड़े मैकेनिज्म को देखा कि किस तरह से जब हम आसन करते हैं तो किस तरह से आसनों में मसल्स में चेंज आता है और शरीर में चेंज आते हैं। अब हम एनर्जी एक्सपेंडिचर या ऊर्जा व्यय को देखने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हम आसन और एक्सरसाइज के थोड़े कंपैरिजन को देखेंगे। क्योंकि आसन और एक्सरसाइज का उद्देश्य अलग है तो उनका करने का तरीका भी अलग ही है। किसी भी आसन को बांधने और छोड़ने की जो गति है वो एकदम स्लो होनी चाहिए। आसनों में मेंटेनेंस का महत्व होता है, जबकि एक्सरसाइज में मूवमेंट ज्यादा महत्व की होती है। आसनों के स्लो मूवमेंट में ही स्केलेटल मसल्स पर या डीपर मसल्स जो होते हैं उनकी एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और सही तरीके से नर्व्स कंट्रोल भी वहां पे पाया जाता है। जबकि एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, स्पीडी मैनर में की जाती है, जिसके कारण थकान तो महसूस होती है, पर सभी मूवमेंट में जंप और जर्क होने से कई बार मसल्स भी रेजिस्ट करते हैं, और कई बार इस चीज को दोहराया भी जाता है। इसके कारण इसका प्रभाव सिर्फ हमारे सुपरफिशियल मसल्स पर ही पड़ता है, डीपर मसल्स पर या स्केलेटल मसल्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आसनों का प्रभाव शरीर के ट्रंक पोस्चर पर ज्यादा पड़ता है, और आसनों में जो स्पाइन की जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जाता है। और एक्सरसाइज में जो सीक्वेंस को रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन आसनों की सीक्वेंस जो है उसे उसमें जो प्रिंसिपल्स काम आते हैं वो है काउंटर पोज के। जो अगला आसन हमने किया है उसके बेस पर हम दूसरा आसन करते हैं। आसनों में शरीर के दोनों तरफ की स्थितियों को देखा जाता है। अगर लेफ्ट वाला कोई आसन हमने किया तो बाद में राइट कंडीशन में भी हमें वही आसन दोहराना है, ताकि शरीर की सारे सिस्टम को और मसल्स को प्रॉपर वे में स्टिमुलेट किया जाए। आसनों का जो उद्देश्य है वो बॉडी बिल्डिंग या मसल्स बनाना नहीं होता, और कोई भी भारी मस्कुलर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, और एक्सरसाइज की तुलना में यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बहुत ही कम होता है। आसनों के द्वारा कभी भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अनुचित लोड नहीं आता, इसलिए आसनों के दौरान कभी भी हार्ट रेट या रेस्पिरेशन में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। आसनों में पर्पसली प्रयत्नों को शिथिल करके मस्कुलर टेंशन को रिड्यूस किया जाता है, ताकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए, बढ़ाया जाए, और आसनों के सेशंस के बाद भी इसका असर जारी रहे। एक्सरसाइज के अलावा हमें देखते हैं तो मसल्स जो डेवलप किए जाते हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डेवलप किए जाते हैं। एक्सरसाइज के जो
बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है उसमें मसल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है और बम्पी बनाया जाता है। तो ये जो है वो इसे कंसिडर किया जाता है, कंसिडर एज अ साइन ऑफ फिजिकल फिटनेस। और जबकि सच तो ये है कि ये जो इससे कोई स्टेमिना नहीं बढ़ती है और ना ही बॉडी एंड्योरेंस भी बढ़ता है। ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ये जो ओवर डेवलप मसल्स है वो मुख्य रूप से परजीवी के रूप में काम करने लगते हैं, यानी कि पैरासाइट्स की तरह काम करने लगते हैं हमारे शरीर में। यानी जब बॉडी के अन्य टिश्यू से अपनी ऊर्जा और पोषण खींच लेते हैं और ओल्डर एज में जब वो अपना शेप खो देती है तो वो लूज होकर अगली भी दिखने लगती है और एक्सरसाइज के दौरान बढ़े हुए हार्ट रेट और रेस्पिरेशन का भी अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग तरह से असर होता है। जबकि आसनों में पैसिव स्ट्रेच होता है, इसलिए मसल टोन को एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाता और डिप लिगामेंट्स पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जॉइंट्स पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इनके अराउंड सर्कुलेशन बढ़ता है और इनकी कंडीशन जो है वो हेल्दी रहती है। आसनों में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती या जॉइंट्स में कभी भी लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता है, इसकी समस्या नहीं होती है, बल्कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं उसको ब्लड सर्कुलेशन द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए व्यक्ति आसन के बाद भी तरोताजा महसूस करता है। और इस तरह आसनों की जो ऑब्जेक्टिव इफेक्ट और मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज से अलग है और ये क्लियर है कि फिजिकल लेवल और इंटरनल ऑर्गन की जो हेल्थ एंड हाइजीन है वो आसनों से मेंटेन रहती है। आसनों के द्वारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच अच्छा बैलेंस बना रहता है और फीलिंग ऑफ लाइटनेस, प्लीजेंट और साथ साथ मन की स्थिरता और संतुलनता भी आसन से ही आती है और एनर्जी लेवल भी आसनों से ही बढ़ता है। इस प्रकार मिनिमम फोर्स के साथ और स्टेबिलिटी के साथ रिलैक्स वे में अगर हम आसनों को करते हैं तो स्लो टेंशन के साथ और रिलैक्स वेट के साथ किए गए आसनों के साथ एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे मैं अपना व्याख्यान जो है वो कंप्लीट करती हूँ। ये क्लास की रिकॉर्डिंग मुदिता योग की जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको अवेल होगी, तो वहाँ से भी आप नेक्स्ट टाइम या अगली बार सुनना चाहें तो वहाँ से सुन सकते हैं।